एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह वीडियो हमारा राजस्थान भाग 3 पुस्तक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। मतलब कक्षा 8 के विद्यार्थियों हेतु ये पुस्तक जो है हमारा राजस्थान ये संचालित हो रही है। इस पुस्तक से संबंधित इसका जो पहला अध्याय है, पहला इसका जो पाठ है 18वीं सदी का राजस्थान, वो हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिर जैसे ही वीडियो समाप्त हो जाएगा उसके बाद में इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको इस YouTube चैनल पर ही करवाएंगे। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो में क्या कमी रही है या कैसा वीडियो आपको लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसमें जो भी आप अध्ययन सामग्री देखेंगे, ये अध्ययन सामग्री जो है ये सभी प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, राजस्थान से संबंधित जितने भी ये एग्ज़ाम होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। 18वीं सदी का राजस्थान कैसा था ये हम आपको बताएंगे। मराठा शक्ति को सबसे पहले किसने संगठित किया था? शिवाजी ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई थी। मतलब मराठा शक्ति जो थी वो पहले केवल दक्षिणी भारत में ही थी। जैसे ही मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में मराठे जो थे वो उत्तर भारत की ओर उन्होंने अपना विस्तार शुरू किया, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे थे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए एक चिंता का विषय बन गया था। राजस्थान के जो शासक थे उनको ये चिंता सताने लगी कि लगातार मराठों का विस्तार जो है वो निरंतर हो रहा है और उनकी शक्ति जो है वो राजस्थानी शासकों से कहीं अधिक है। सबसे पहले हम राजस्थान में बात करें तो 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। तो ये लाइन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मराठों ने राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश किया था? तो वो किया था मेवाड़ में। कब किया था? 1711 ईस्वी को। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज जो झंडा है वो अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया। मतलब जो पेशवा बाजीराव था उसने कहा कि मैं अटक से लेकर कटक तक, ये जो स्थान है अटक से कटक तक मतलब दक्षिण से उत्तर भारत की ओर मैं मराठों का विस्तार करूंगा। तो ये 1720 ईस्वी में मराठा जो शासक थे उनका नाम है पेशवा बाजीराव। उन्होंने ही ये अटक से कटक वाली बात कही थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। बात 1726 की हम करते हैं तो मराठों ने 1726 ईस्वी में कोटा व बूंदी पर भी आक्रमण करने शुरू कर दिए। इसके बाद में इसके 2 वर्ष बाद में 1728 ईस्वी में उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर दिया। खिराज एक प्रकार का कर होता है। तो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो शासक थे, जो राजा थे, वो मराठों की शक्ति से घबरा गए और उन्होंने मराठों को खिराज देना स्वीकार कर लिया था। 22 अप्रैल 1734 की बात है। मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया था। मतलब मराठों ने बूंदी पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ का जो पहले शासक था बुद्ध सिंह, उसको दोबारा वहाँ का राजा घोषित कर दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में सबसे पहला हस्तक्षेप माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में मराठों का पहला हस्तक्षेप जो था वो किसके विरुद्ध था? तो कहाँ पर था? तो वो था बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के विरुद्ध।
इससे यहाँ के शासक जो थे वो भयभीत होने लगे। कहाँ के? राजस्थान के। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का एक निर्णय लिया कि किस प्रकार मराठों की शक्ति को रोका जा सकता है। फिर हम बात करेंगे हुरडा सम्मेलन। इस सम्मेलन के माध्यम से ही मराठों की शक्ति को कम करने का निर्णय लिया गया। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा कहाँ पर पड़ता है? ये भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। यहाँ पर एक सभा या सम्मेलन बुलाया जिसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा। तो जो भी सम्मेलन बुलाते हैं तो उसमें एक जो बड़ा आदमी होता है जिसको अध्यक्ष बनाया जाता है, वो किसको बनाया गया? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय को। इसमें आमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह और कोटा के महाराव दुर्जनसाल सिंह आदि शासकों ने इस हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। तो यह हुरडा सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कब हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसमें कौन कौन से शासकों ने भाग लिया, ये सारे क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया। अहदनामा होता है एक प्रकार का समझौता पत्र, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी जो राजा हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। मतलब जितने भी अपने राजपूत शासक हैं वो सभी संगठित रूप से रहेंगे और मराठों के आक्रमण का जवाब देंगे। एक का शत्रु व एक का मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। मतलब एक का जो मित्र होगा वो सभी का मित्र होगा, एक का जो शत्रु होगा वो सभी का शत्रु माना जाएगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। मतलब कोई भी हमें अगर कोई प्लान बनाना होगा तो हम सारे राजा जो हैं वो मिलकर निश्चित करेंगे कि किस प्रकार हमें योजना बनानी है। वर्षा ऋतु के बाद में रामपुरा में सभी इकट्ठे होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई थी। मतलब इसका जो परिणाम है वो कुछ अच्छा नहीं निकला। मतलब ये सारे जो नियम कानून थे, ये जो उन्होंने नियम बनाए थे, ये सिर्फ कागज पर ही लिखकर सिमट गए थे। इसकी कोई भी पालना नहीं की गई थी। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव देखा जा सकता है। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया था। मतलब आमेर के जो शासक थे सवाई जयसिंह, वो किस प्रवृत्ति के थे? उदासीन प्रवृत्ति के थे और निर्णय भी सही तरीके से वो नहीं ले पाते थे। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व लगातार बढ़ता चला गया। मराठों को पता चल गया था कि राजपूत जो शासक हैं वो कभी भी एकत्रित नहीं रह सकते। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई कौन थी? पेशवा बाजीराव की माता थी। उनको 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा गया था। मतलब राजस्थान में तीर्थ करने कौन आई थी? पेशवा बाजीराव की माता राधाबाई 1735 में आई थी। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से उन्होंने एक प्रकार का जो कर था चौथ वो वसूलना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर राजस्थान भेजा और जब वो सकुशल वापस पहुँच गई तो पेशवा बाजीराव को लगा कि राजस्थान के शासक जो हैं वो उससे डरे हुए हैं और इस डर का फ़ायदा उठाने के लिए उसने एक नए प्रकार का कर राजस्थान शासकों पर थोप दिया, वो था चौथ। फिर अगला बिंदु है राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका।
मराठों की क्या भूमिका इसमें रही है। इसमें हम समय की बात करेंगे 1743 से लेकर 1750 ईस्वी तक। 18वीं सदी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए निरंतर संघर्ष होने लगे थे। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल चुका था। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष की। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में तय हुआ था। सवाई जयसिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के। और उदयपुर के थे महाराणा अमर सिंह द्वितीय। उनकी एक पुत्री थी चंद्र कुंवरी बाई। उसका विवाह जयपुर के महाराजा के साथ तय हुआ था। उसमें अमर सिंह द्वितीय ने एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी कि मेवाड़ की जो राजकुमारी से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। मतलब सवाई जयसिंह के जो और रानियां थी उनके जो पुत्र थे वो जयपुर की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि चंद्र कुंवर बाई का जो पुत्र है वही जयपुर की राजगद्दी पर बैठेगा। ये शर्त अमर सिंह द्वितीय ने जयपुर शासक सवाई जयसिंह के सामने रखी थी। सवाई जयसिंह ने ये शर्त मान ली और 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो चुकी थी। तब मेवाड़ की राजकुमारी जो थी अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई, उससे उत्पन्न पुत्र था माधो सिंह। उन्होंने अपने मामा जो अमर सिंह द्वितीय का पुत्र था महाराणा जगत सिंह द्वितीय, उसने अपने मामा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह का जो बड़ा पुत्र था ईश्वर सिंह, उसको उसने चुनौती दे डाली। मतलब जिस भी शासक का देहांत हो जाता है तो जो राजगद्दी मिलती है वो हमेशा बड़े पुत्र को ही मिलती है। तो यहाँ पर वो उसका उल्लंघन हमें देखने को मिलता है। सवाई जयसिंह का बड़ा पुत्र था ईश्वर सिंह, मगर उसको राजगद्दी ना देकर चंद्र कुंवर बाई का जो पुत्र था माधो सिंह, उसको गद्दी मिलने की ये शर्त जो थी वो शुरू में की गई थी। जब ये शर्त पूरी नहीं हुई तो माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के साथ मिलकर ईश्वर सिंह को चुनौती दी। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। मतलब मराठा जो सरदार था उसने भी माधो सिंह का पक्ष लिया, ना कि ईश्वर सिंह का। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल का युद्ध होता है। तो पहले उत्तराधिकार के लिए माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में राजमहल का युद्ध होता है और उसके बाद में बगरू नाम का युद्ध भी होता है। तो दोनों के मध्य युद्ध ये होते हैं। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। ईश्वर सिंह का एक सेनापति था जिनका नाम था हरगोविंद नाटाणी। उसने क्या किया, ईश्वर सिंह से विश्वासघात कर लिया और वो माधो सिंह के साइड में चला गया। इससे नाराज होकर ईश्वर सिंह ने क्या किया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया था। तो ये सबसे पहला उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। फिर हम बात करेंगे जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष की। जयपुर की तरह ही जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। जोधपुर भी राम सिंह और बखत सिंह के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष जो है वो जोधपुर में शुरू हो चुका था। दोनों ही शासक मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। राम सिंह सोच रहा था कि मराठे मेरी ओर से युद्ध में भाग लें, मगर बखत सिंह सोच रहा था कि मराठे मेरी ओर से लड़ाई में भाग लें। पेशवा, सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप जो थे वो जोधपुर राज्य में ज़्यादा बढ़ चुके थे। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया था। मतलब मराठों ने दोनों
को आधा आधा राज्य दे दिया था। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ इससे, बल्कि उनकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई थी। मतलब जो मारवाड़ था, जो जोधपुर था, उसको दो भागों में बांटने का काम मराठों ने कर दिया था। व्यापार नष्ट हो गई, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगे जो थी वो दिनों दिन बढ़ती चली गई। मतलब किसी चीज़ के अगर टुकड़े हो जाते हैं तो उसमें आर्थिक, सामाजिक सभी दबाव हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी उस भाग के दो टुकड़े हो गए थे, एक राम सिंह के पास, एक भगत सिंह के पास। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। फिर हम अगले संघर्ष की बात करें तो वो है मेवाड़ का उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 ईस्वी की बात है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वितीय की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। मगर इसके कुछ समय बाद ही मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो जाते हैं, एक तो हरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। दोनों ने ही मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। इसके परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप जो थे वो होने लगे थे, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग जो थे वो धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगे थे। राजस्थान के मराठों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप जो था वो राजस्थान में बढ़ता चला गया। फलतः यहाँ का विकास जो था वो धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगा। अब हम बात करते हैं अंग्रेज़ों से राजस्थान की कौन कौन सी संधियाँ हुई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था जो थी वो पैदा कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेज़ों का स्वाभाविक झुकाव हो गया था। मतलब पहले तो मराठों ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को छिन भिन किया, उसके बाद में अंग्रेज़ों ने भी वहाँ अपना अधिकार जमाने की ठान ली थी। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मित्रता करने के लिए वो उत्सुक हुए। उन्होंने सोचा कि हम ऐसे तो राजस्थान में प्रवेश कर नहीं सकते, तो पहले हमें क्या करना है, राजपूतों से मित्रता बढ़ानी है और उसके बाद में राजस्थान को लूटना है। अतः 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियाँ करनी शुरू कर दी थी। राजस्थान के राज्यों में सबसे पहले हम बात करें 29 सितंबर 1803 ईस्वी की, तो भरतपुर राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ संधि स्वीकार कर ली। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अंग्रेज़ों से सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, तो वो थी भरतपुर। कब की थी ये? 29 सितंबर 1803 को। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। मतलब 1818 तक राजस्थान के सभी राजपूत शासकों ने अंग्रेज़ों से मित्रता स्थापित कर ली और उनसे संधि कर ली, मगर सिरोही ने अब तक संधि नहीं की थी। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी थी, मगर 1823 ईस्वी में सिरोही ने भी संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब सबसे पहले तो भरतपुर ने संधि की और सबसे अंत में सिरोही ने अंग्रेज़ों से संधि की। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इस प्रकार थोड़े से समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गया था।
अब हम बात करते हैं, अंग्रेज़ों ने राजपूत शासकों से जो भी संधियाँ की उसके क्या रिजल्ट हुए, क्या परिणाम निकले, तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। 1817-18 ईस्वी की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति जो थी वो पहले से ज़्यादा खराब हो गई। अंग्रेज़ों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल चुका था। अंग्रेज़ों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु उन पर दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को धीरे धीरे हानि होने लगी। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प, सभी उद्योग धंधे जो थे वो नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली और जो आगे चलकर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में वो बदल गई। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यहाँ हम बात करते हैं, निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता जो थी वो किसके द्वारा की गई, तो ये अध्यक्षता यहाँ चारों विकल्पों में हम बात करें तो वो है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये हुडा जो है ये स्थान कौन से ज़िले में पड़ता है और ये हुडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मराठा शक्ति को सबसे पहले किसने संगठित किया था, पेशवा बाजीराव या फिर शिवाजी? तो शिवाजी ने सबसे पहले मराठा शक्ति को संगठित किया था, तो यहाँ पर शिवाजी आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेज़ों के साथ संधि स्वीकार की थी, तो कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले अंग्रेज़ों से संधि शुरू की थी? तो आपको पता है वो थी भरतपुर। और सबसे अंत में 1823 में संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी के साथ अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।